हाँ जी, क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री, बुक आर पास्ट 1 और उसका लास्ट चैप्टर 12 बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज आपको काफी सारी चीजें समझ आएंगी। मोस्टली आज हम किस दौर की बात करेंगे? आज जो पीरियड रहेगा वो रहेगा आज से 2000 ईयर्स बिफोर से हम आगे निकल आएंगे और पहुंचेंगे 1400 ईयर्स बिफोर तक। मतलब कुल मिला के एडी पीरियड की बात चलेगी, पहली बात। दूसरा, मेजोरिटी ऑफ द आर्टिकल्स जो डिस्कस होंगे वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के डिस्कस होंगे, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे डिस्कस होंगे। इसमें से जो मेजोरिटी ऑफ द चीजें डिस्कस होंगी वो चंद्रगुप्त 2 के टाइम की डिस्कस होंगी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको हम कहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पैन करती हैं, अशोक के टाइम से लेकर के स्पैन करेंगी और आगे आएंगी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम तक, क्योंकि लंबे समय में बनती हैं कुछ बातें, एकदम से होती नहीं। मेजोरिटी ऑफ द पीरियड एडी है या कॉमन एरा जिसे कह सकते हैं। उसमें से किंगडम मेजोरिटी में गुप्ता है, उसमें से रूलर मेजोरिटी चंद्रगुप्त है। आज उसी टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। देखिए, एंशियंट पीरियड काफी मायनों में इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। आपके लिए भी स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, चाहे वो मेटलर्जिकल फील्ड है, यानी कि भारत का क्राफ्ट वर्क रहा। अगर हम हड़प्पा की ईंटों की बात करें, अगर हम हड़प्पा का वो जो प्रीस्ट किंग का स्टैचू है, हड़प्पा की नर्तकी की मूर्ति है, हड़प्पा की मदर गॉडेसेस की मूर्ति है, हड़प्पा के घर हैं, नगर, सड़कें, ये सभी एक उत्कृष्ट क्राफ्ट के बारे में बताती हैं। अगर हम पॉट्स की बात करें, हम बीड्स की बात करें, ऑर्नामेंट्स की बात करें, ये भी एक स्ट्रॉन्ग क्राफ्ट के बारे में बताता है। समय आगे बढ़ता है और हम बात करते हैं आयरन की। तो अगर हम इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हड़प्पा पीरियड जो डायरेक्टली हमें ब्रॉन्ज एज की याद दिलाता है, इसमें दो तरह की चीजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। एक आप यूज किया करते थे कॉपर प्लस टिन को मिक्स करके आप बनाया करते थे ब्रॉन्ज, और दूसरा आप कॉपर प्लस जिंक को मिक्स करके आप बनाते थे ब्रास। और ये ब्रास एंड ब्रॉन्ज दोनों ही यूज होते थे, लेकिन ब्रॉन्ज बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता था, इसलिए इस हड़प्पा पीरियड का नाम हमने ब्रॉन्ज एज डाला। इसके पहले की बात करें तो आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट 6000 BC वो पीरियड है जब यूज हुआ कॉपर का शुरू, और इसी कॉपर मेटल की वजह से हमने फॉरेस्ट क्लियर किए हैं और सेटल्ड एग्रीकल्चर बड़े लेवल पर हुआ। तो इसे इसलिए हमने चालकोलिथिक एज कहा है। हम कॉपर का भी यूज कर रहे हैं और हम स्टोन्स का भी यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसके बाद हमने जब सेकंड बहुत बड़े लेवल पर एक मेटल देखा है तो वो हमने जनपद से महाजनपद और मेनली महाजनपद पीरियड में यूज देखा है आयरन का, और आयरन एज इसे कहा गया है। बड़े पैमाने पर आयरन का यूज हुआ। तो मेटल इंडस्ट्री में हमारे क्राफ्टमैन का काम काफी एक्नॉलेज्ड रहा है एंशियंट इंडिया में, जो आगे परसीव हुआ मेडिवल और मॉडर्न इंडिया में। ये अरबों तक गया और अरबों के थ्रू यूरोप तक भी पहुंचा है। ये इसकी इंपॉर्टेंट खासियतें हैं। इसमें कई तरह की टेक्निक्स का यूज किया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्कल्पचर्स बनाए गए। आपने पढ़ा किस तरह से कुषाण रूलर्स के समय बुद्ध के स्कल्पचर्स प्रिपेयर करने का काम हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर है बहुत हाई लेवल पर। टेम्पल्स हैं जो गुप्ता पीरियड में बनेंगे। आने वाले समय में साउथ में चालुक्य भी टेम्पल बनाएंगे, पल्लवा भी, और बड़े पैमाने पर पांड्या और चोलों के समय में टेम्पल बनेंगे। इन्हें पगोड़ा टेम्पल कहते हैं, पगोड़ा स्टाइल टेम्पल, जिसमें ऊपर के ऊपर ही ऊपर जाता रहता है ना, पगोड़ा टाइप पिरामिड ऊपर ऊपर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन टेम्पल्स को विमान भी कहते हैं, विमान स्टाइल। ऐसा लगता है जैसे सूर्य देव का रथ था, जिसमें हम कहते थे ना कि सूर्य देव के रथ में इतने घोड़े लगे हैं, 7 श्वेत घोड़े। बड़े सारे लोग उसे जोड़ते हैं 7 दिनों से, बट ये 7 दिनों का कंसेप्ट एडी में आया। सूर्य देव का जिक्र वेदों में ही है, ऋग्वेद के पीरियड में ही है।
इसके अलावा 12 पहिए, उनके रथ में 12 पहिए माने जैसे 12 महीने साल के, तो इस तरह के कंसेप्ट जोड़े गए हैं। बट अगर हम सूर्य देव का रथ देखें तो जैसे आगे घोड़े, पीछे सूर्य देव बैठे हैं, वो ऐसा आंगन जैसा, और पीछे रथ का पूरा स्केलेटन जैसे पिरामिडल। तो इसलिए ये ऐसे ही आज दक्षिण भारत के मंदिर भी हैं, इसलिए इनको विमाना भी कहते हैं, क्योंकि सूर्यदेव का रथ लगता था जैसे उड़ता है, विमाना, तो विमान स्टाइल टेम्पल। आपको ये पूछा जाएगा विमान किन्हें कहते हैं, मंदिर, विमाना। ओके, तो अगर भारत की बात करें तो टेम्पल्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस अशोक की आपने देखी एक से एक इम्पॉर्टेंट, और इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफिक एविडेंसेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भारत से स्तूप मिले हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं, जैसे सांची का स्तूप, जैसे भरूच का स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम आंध्र प्रदेश में जाएं तो गुंटूर जिले में एक जगह है अमरावती, जैसे अमरावती का महास्तूप जो अब है नहीं, र्यून हो गया, तो ये स्तूप बड़े पैमाने पर भारत से मिले हैं। तो इन सारी चीजों से ये सारी बिल्डिंग्स भारत की धरोहर है। मेजोरिटी ऑफ द साइट्स आर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर्ड है, और ये हमें भारत के इतिहास में डीप जाने का मौका देती हैं। इनके थ्रू हम किंग्स और उनसे बाहर निकल के आम क्राफ्टमैन और उनकी लाइफ के बारे में भी जान पाते हैं कि ये कितना उत्कृष्ट था। इसी में जिक्र शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेहरौली के पिलर से, और ये मेहरौली का पिलर इस समय दिल्ली में है। चलिए शुरुआत उसी से होती है। और कपड़ा कहाँ है? देखिए मेहरौली का जो पिलर है, इस पिलर को कहते हैं कीर्ति पिलर, कीर्ति स्तंभ। तो आपको ना कई बार यूपी सिविल सर्विस का एक तरीका रहता है, आपने सारा इसके बारे में पढ़ लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम इसे मेहरौली पिलर ही कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा रूलर का नेम और कीर्ति स्तंभ, तो फिर आप मैच नहीं कर पाओगे। तो मेहरौली पिलर इज इक्वल टू कीर्ति स्तंभ, तो कंफ्यूज नहीं करना, एक ही बात है। कीर्ति का मतलब क्या होता है? विजय। कीर्ति स्तंभ ये विजय है, जीत का प्रमाण है। तो ये कहां लगा हुआ है इस समय? ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। कुतुब मीनार है ना, तो कुतुब मीनार कोई कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये वहीं पे लगा हुआ है, और वो जगह का नाम मेहरौली है। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में एंटर हो जाइए, आपको मेहरौली में ये कीर्ति स्तंभ नजर आ जाएगा, आयरन पिलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी। अब इसकी खासियत क्या है आज की डेट में अगर हम देखें, ये लगभग 3 टन वजन रखता है अपना, 3 टन वजन, काफी वजन है। कहीं कहीं पे जैसे 6000 किलो इसका भार है। ये लगभग 17 मीटर की ऊंचाई रखता है, काफी ऊंचाई भी है इसकी, इसी वजह से इतना वजन भी है। ये नीचे से ऊपर जाते हुए नैरो होता है, जिसकी वजह से टिका हुआ है। अगर ये नीचे से ऊपर ब्रॉड होता तो ये टिक नहीं पाता। अगर इसके ऊपर देखें तो भारत का जो इतिहास रहा है, हमारे जो मेटलर्जिक की फील्ड में रहा है, सारे ही आयरन, हर तरह के आयरन का सिस्टम भारत में हुआ। भारत में आपको फॉर्ज आयरन से बनी चीजें भी दिखेंगी, ठोक पीट के बनाना, फॉर्ज आयरन। भारत में आपको रॉट आयरन से बनी हुई चीजें दिखेंगी, आयरन को पक्का कर देना, पक्का इट्टे की तरह। इसके अलावा भारत में आपको कास्टिंग आयरन, आयरन गला देना, गला के किसी खांचे में डाल देना, कास्टिंग। रेलिंगें घर में दिखती ना, सुना होगा आपने, ढलाई की ग्रिल, ढलाई के गेट, वो कास्टिंग होते हैं, कास्ट किए होते हैं, बेल बूटे बनाने होते हैं जब। तो ये पिलर मोस्टली रॉट आयरन से बना है। और इसके जो अपर रीजन है, उसको जब बुक पे आप देखेंगे तो इसके अपर रीजन पे आपको इस तरह से कलाकारी दिख पा रही है। देखिए ये टॉप पे बेहद सुंदर कलाकारी है, ये बहुत बारीकी से दी गई है, और आप हैरान हो जाएंगे, खास तरह का वेल्डिंग मटेरियल यूज किया है, माने वेल्डिंग की टेक्निक तब थी, और इन चीजों को वेल्ड किया गया है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये किसको डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ये क्वेश्चन आता है, कीर्ति स्तंभ किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु। कैसे डेडिकेटेड है? ये एक तरह से उस समय में जब गाड़ा गया था तो इसे ध्वज की तरह गाड़ा था। ये ध्वज है, ध्वज माने फ्लैग, और ये फ्लैग, ध्वज किसको दिखाया गया है, किसको नमन किया गया है? विष्णु को। क्योंकि जीता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इस पे यहां पर अगर हम डीपली देखेंगे
तो एक इंस्क्रिप्शन है। वैसे तो इसमें कई इंस्क्रिप्शंस हैं और बाद वाले भी अलग अलग रूलर्स के इसमें नाम हैं, लेकिन उन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करें तो इंस्क्रिप्शन में नाम मिलता है चंद्र, ऐसा चंद्र लिखा आता है, तो लगता है ये चंद्रगुप्त टू ने ही गाड़ा है, या कुछ हिस्टोरियन कहते हैं उसकी याद में गाड़ा है, बट ये उसी ने गाड़ा है यहाँ पर। तो ये आज से कितने साल पुराना हुआ, 1500 साल पुराना। और इसका जो कैरिज्मा है वो ये है कि आज दिन तक इसको जंग नहीं लगा है। बस इस बात को आपको समझना है। साइंटिस्ट इसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और देखने आते हैं। इस पे इंस्क्रिप्शंस हैं, उस पे चंद्र लिखा है, यह चंद्रगुप्त टू के समय से जुड़ा पाया जाता है, गुप्ता डायनेस्टी, और आज से 1500 साल पहले। अब इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। ये यहाँ पे नहीं था, शुरू से यहाँ पे नहीं था। आपको आज मैं बता दूं, बहुत सी चीजें दिल्ली में नहीं थी, ये मुस्लिम रूलर्स दिल्ली में लेके आए हैं जीत का नमूना दिखाने के लिए, अपनी प्रजा को दिखाने के लिए कि ये लो उखाड़ लाए, दिखा दिया, बता दिया सबको। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा बहुत डीप पढ़ाई करने के बाद लगता है, इंस्क्रिप्शंस में ये पाया जाता है कि ये पिलर गाड़ा था चंद्र ने। वो ये लिखता है कि मैंने इसे गाड़ा है विष्णुपादगिरी में, तो विष्णुपदगिरी ये वहां गाड़ा है। अब हिस्टोरियन जब बहुत डीप स्टडी करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मथुरा, जो कि कृष्ण की नगरी है, विष्णु से कनेक्टेड रही है, तो मथुरा में ये लगाया गया था, जिससे बाद में इसे दिल्ली लाया गया और प्रॉक्सिमिटी भी है। लेकिन हिस्टोरियन जो इन्हें काउंटर करते हैं वो कहते हैं कि जिस समय गुप्ता रूलर रूल कर रहे थे, मथुरा उस समय बुद्धिज्म का गढ़ था, क्योंकि कौन होके गया है, कुषाण, और कुषाण के समय मथुरा शैली किसकी मूर्तियां बन रही हैं, बुद्ध की। तो मुद्दे की बात यह है कि कृष्ण के आने से तो अभी आएगी भक्ति वहां पे, बट पहले से गढ़ किसका है, बुद्धों का। तो मुद्दे की बात है, वो कहते हैं पहली बात तो बुद्धिज्म का गढ़ था, पर चलो कोई नहीं, हिंदू रिलीजन भी दिख रहा है, बट गिरी मने माउंटेन्स, मने हिल्स, और मथुरा में दूर दूर तक कहीं हिल्स नजर नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर तो एलुवियल लैंड है, तो हिल कहां से होगी, गिरी कैसे लिखा, तो विष्णुपाद गिरी नहीं हो सकता, ये जगह नहीं। तो फिर वो हिस्टोरियंस ने कहा हाँ ये बात सही है, तो ये गलत हो गई इंटरप्रिटेशन। फिर अब कुछ लोगों ने, कुछ हिस्टोरियंस बाद में उन्होंने डिकोड किया, उन्होंने कहा कि विष्णुपाद गिरी मतलब विष्णु ने जहां पैर रखा। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर हम सेंट्रल इंडिया में जाएं, यहां पर एक हिस्टोरिकल साइट है जिसका नाम है उदयगिरी। ये अब जगह कहलाती है विदिशा। तो उदयगिरी में आपको कुछ गुफाएं दिखेंगी, उन गुफाओं में आपको विष्णु के चरणों का निशान ऐसा पाया, कहते हैं कि विष्णु के पैर हैं, और वो वहां पे पर्वत भी हैं, हिल्स भी हैं, तो गिरी भी हैं, और वहीं पे लोकल एरिया में आयरन निकालने का काम सदियों से हो रहा है, इसके प्रमाण मिले हैं। और वही टेरिटरी चंद्रगुप्त टू की भी थी, और वहीं पर वो विष्णु की पूजा करता भी कई बार पाया गया, इंस्क्रिप्शंस है वहां पे। तो इससे रिलेट हुआ है कि सारी बातें मैच हो रही हैं, आयरन निकालना, विष्णु के चरणों के निशान, गुफा में विष्णु के निशान, वहां से नियर बाय एरिया से आयरन निकलना, हिल्स। और यहीं से एक कहानी निकली है कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई जिसे अल्तमश है, इल्तुतमिश कहते हैं, उसने जब विदिशा पे आक्रमण किया, वो यहां से विदिशा के लोगों को हरा के एज अ विक्ट्री ट्रॉफी यहां से मेहरौली ले गया इस पिलर को, और वहां गाड़ा है जाकर के, और अपने ससुर के द्वारा बनाए जा रहे कुतुब मीनार वाली जगह पे गाड़ दिया, अपने मुस्लिम लोगों को दिखाने के लिए, एज अ कमेमोरेशन, एज अ सेलिब्रेशन। तो ये मुस्लिम रूलरों के टाइम पे ये मेहरौली का पिलर एज अ ट्रॉफी काउंट होता था, इसे ट्रॉफी कहते थे, जीत का नमूना है ये। ओके, इसलिए नाम वही है कीर्ति स्तंभ, लेकिन मीनिंग क्या हो गया, अब ये क्या है, विक्ट्री ट्रॉफी। वर्ड वही है आज भी, ठीक है, मुस्लिमों के लिए और बात है और चंद्रगुप्त टू के लिए और बात है। इसमें ये थ्योरी मैच क्यों करती है, क्योंकि ठीक इसी तरह से तुगलक रूलर अशोक के पिलर उखाड़ के ले गए थे और आज दिल्ली में लगाए हुए हैं। तो अशोक के जो पिलर दिल्ली में मिलते हैं वो दिल्ली में थे नहीं, वो तुगलक ले गए हैं, तो मुस्लिम इन्हें ले जाते थे, ठीक है, और वहां रख देते थे। क्लियर है जी। तो ये मेहरौली पिलर, आपको क्वेश्चन आएगा क्या ओरिजिनली दिल्ली में है, आप खुद सोचो ना, कि 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ। अब जहां चंद्रगुप्त टू पिलर बनाएगा, लिटरली क्या उसके बगल में कुतुबुद्दीन ऐबक अपना कुतुब मीनार बनाएगा, वो इस मेहरौली पिलर को छोड़ देगा, वो ढहा नहीं देगा? उसको कैसे एक्सेप्ट हो जाएगी वो चीज की, इतनी उत्कृष्ट चीज, क्योंकि उसकी बनाई चीज की ग्रेज खत्म होगी। फिर साइंटिस्ट आ रहे हैं आज उसको देख रहे हैं, क्योंकि अब मीनार जितनी बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा पिलर नहीं है जिसको जंग ना लगा हो।
तो इसलिए वो अट्रैक्शन बना हुआ है सबकी, तो कभी भी टिकने नहीं देना था। मतलब ये क्लियर है कि पहले कुतुब मीनार बना है और ये इधर उधर से कहीं ला करके ठोका गया है वहां पर, और ठोका इसलिए गया, इसे तोड़ा इसलिए नहीं पूरी मुस्लिम डायनेस्टी में, क्योंकि ये दिखाया इसलिए गया है कि सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य का विदिशा हमने रौंद दिया, ये रहा उसका महरौली पिलर गाड़ दिया जो उसने विष्णु को चढ़ाया था। तो इस तरह से अपनी प्रजा में जय जयकार, फिर प्रजा कहती थी चक्क को पिलर ही ले आंदा, खत्म कहानी, हुण रह की गया। दिस इज द एस्पेक्ट। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आता रहता है और ये जरूरी भी है। ये मेटलर्जिकल ग्रोथ के बारे में बताता है, इतना ही इसके बारे में है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं अभी के लिए, इतना जितने जरूरी थे उतने फैक्ट आपको लग गए पता। अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे एक है स्तूप। स्तूपा, स्तूपा क्या होते हैं? स्तूप होते हैं माउंटेन, माउंट्स, सॉरी माउंट्स, माउंट्स माने टीले, टीलों को कहते हैं माउंट्स, टीले। तो स्तूपा माने माउंट्स। क्या होते हैं ये टिपिकली रिलेटेड है बुद्धिज्म से। अगर आप यहां से जाते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आप उतरते हैं मान लीजिए भोपाल में, भोपाल जो वहां की राजधानी है, तो वहां से 43 किलोमीटर दूर एक जगह है सांची। सांची, अगर आप छत्तीसगढ़ पीसीएस देने जाते हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पे, तो ट्रेन पे आपको दूर से दिख जाएगा सांची, ठीक है। तो ये सांची, अब ये सांची में लगा हुआ है ये सांची का स्तूप, इसको सांची स्तूप कहते हैं, ठीक है जी। तो सांची स्तूपा क्या है? ये स्तूप कैसे बना? पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं क्लियर, इसका बहुत लंबा समय रहा है, ये 300 बीसी के अराउंड से ही बना है, और इसको बनवाया है अशोक ने। ये अशोका रूलर ने बनवाया है, आंख बंद करके आंसर कर देना, ठीक है जी। अशोक के कहने पे बनवाया था। अशोक जब जम के बुद्ध का प्रचार करा रहा था, उस समय बुद्ध के जो अस्थि अवशेष हैं, और जो बुद्ध के फॉलोअर्स के जो मेन बोधिसत्व रहे, उनके जो अस्थि अवशेष रहे होंगे, दांत, हड्डियां, एशेस, ये उसने अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे कि अलग अलग जगहों पर इन्हें एक कंटेनर में रख के और वहां पे स्तूप बनाए जाएंगे, बुद्ध की पूजा होनी चाहिए। तो अब क्या किया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शुरुआत में एक छोटा सा बॉक्स है जिसे हम कहते हैं रैलिक कंटेनर, रैलिक कंटेनर, अवशेष रखने वाला। अब वो रैलिक कंटेनर्स वहां रख के अंदर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी, चारों तरफ से चढ़ा दी मिट्टी, ऐसा बन गया थोड़ा माउंट टाइप छोटा सा। फिर थोड़ा समय आगे बढ़ा, पक्की मिट्टी की ईंटें, बेक्ड ब्रिक्स लगा दी उस पर, पूरी बेक्ड ब्रिक्स लग गई तो तैयार है, ये बन गया अशोक के समय का स्तूप। समय आगे बढ़ रहा है, अब इसमें टूटने के प्रमाण भी मिलते हैं कि इसे तोड़ा गया है, तो तोड़ने का एक एविडेंस मिलता है 185-190 बीसी का, ये पुष्यमित्र शुंग का समय, जब उसने लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को, जब वो आर्मी पर्सन्स की काउंटिंग कर रहा था, तब खत्म कर दिया। फिर ये पुष्यमित्र शुंग ने अशोक की निशानियां भी उड़ानी चाहिए, तो उसने डिवास्टेट किया है किसको, ये स्तूप को आके। अब जब पुष्यमित्र शुंग ने इसको डिवास्टेट किया, तो ये अप्रोच तो ठीक नहीं थी, तो उसकी फैन फॉलोइंग, लोगों में नेगेटिविटी, तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने इसको रिपेयर कराया बड़े पैमाने पर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सांची के स्तूप को रिपेयर किस रूलर ने कराया? अग्निमित्र। अब अग्निमित्र का नाम हमेशा याद रखना, ठीक है, अग्निमित्र, शुंग डायनेस्टी, शुंग। अब अग्निमित्र ने इसको रिपेयर करा दिया, और जब अग्निमित्र ने रिपेयर कराया तो एक ट्रेंड आएगा, जो आज की डेट में आप सांची देखेंगे तो उसमें जो बेक्ड ब्रिक्स हैं वो अंदर हैं, मतलब लगी हैं, लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स की स्लैब्स रख दी हैं। अब पूरा डोम कवर्ड है स्टोन स्लैब से, और उन स्टोन स्लैब्स पे कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन रहती है। ये स्टोन स्लैब्स रखने का दौर शुरू आया अग्निमित्र के समय में। क्लियर है जी। आपको आर्किटेक्चर पे जब क्वेश्चन आता है मेंस का और प्रीलिम्स का, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्या क्या लगा, बेक्ड ब्रिक्स लगी हैं, मड का यूज किया गया है बड़े पैमाने पर, डोम बनाया गया है हाई लेवल पर, और ये क्या कहते हैं उसको, इसके बाद इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ आज की डेट में, स्टोन स्लैब्स। इसकी हाइट कितनी है? लगभग 51 फुट, 51 फुट के अराउंड है, काफी बड़ा माउंट है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, उसको समझिए ध्यान से।
अब समय बीता और ऐसा कहते हैं कि 100 बीसी के अराउंड 100 बीसी के अराउंड सातवाहना रूलरों के समय इसके 4 गेट बनाए गए हैं। 4 एंट्रेंस है इसकी, दिखाइए। तो जो बुक में क्लियर इमेज रहेगी, नहीं, हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एंट्रेंस दिख रहा है ना, फर्स्ट गेट। इस तरह से 1 2 3 4 चाहों दिशा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, सारे ही रिलीजन, सारे ही तरह के लोग, चारों ही वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर तरह सारे एंट्री कर सकते हैं। आज दिन तक आर्किटेक्चर में ये कंसेप्ट फॉलो हो रहा ना, 4 गेट 4 द्वार वाला। तो इस पे 4 द्वार बनाए गए हैं और ये बनाए गए हैं सातवाहना रूलरों के समय, ऐसा कहते हैं। किनके समय में? सातवाहना रूलरों के समय। तो ये सातवाहना रूलरों के समय ही ये गेट, और आज की डेट में जब आप वहां जाते हैं तो जो मेन स्तूप है, हमेशा से बुद्ध धर्म में सिस्टम रहा है, स्तूप के इर्द गिर्द एक पाथ रहता है जिसपे जाकर के आज भी आप मंदिर गुरुद्वारों के गोल चक्कर काटते हो ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो तब से ही ये ट्रेंड रहा है कि आप गोल घूमते हैं इस स्तूपा के अराउंड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस पाथ को कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप इस तरह से ही घूमेंगे ना, क्लॉकवाइज। तो जो भी आप डायरेक्शन लेंगे, अल्टीमेट टारगेट आपका क्या रहेगा? दक्षिण की तरफ आना है ना, प्रदक्षिणा पथ। ओके, तो कुल मिलाकर के ये प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। चाहता था वो ये था कि 100 बीसी के अराउंड सातवाहनों ने ये गेट्स बनाए हैं और पूरे प्रदक्षिणा पथ के साथ साथ रेलिंग बनी हुई है। रेलिंग, इन्हें बैलुस्ट्रेड्स कहते हैं। बैलुस्ट्रेड्स, बैलुस्ट्रेड्स, ये रेलिंग्स। दोनों बातें क्लियर? स्तूप किसी के टाइम पे बना, उसकी रिपेयर और उस पे स्टोन स्लैब्स किसी ने लगाई, उसके गेट, एंट्रेंस गेट्स, गेटवेज और बैलुस्ट्रेड्स किसी के टाइम पे। तीनों तरह के रूलर क्लियर? अब एक सेकंड रुक जाओ, फिर इनको भी। अब इसमें कुछ चीजें समझनी है आपको, ध्यान से सुनिए। ये जो स्तूप आपको नजर आता है ना, इस स्तूप पे आपको बुद्ध से जुड़े हुए सिर्फ बुद्ध की लाइफ के सिंबल मिलेंगे, नो मूर्ति एट ऑल। ये क्वेश्चन आपको आएगा और आपने गलत नहीं करना, क्योंकि मूर्ति की शुरुआत कब होगी? जब कनिष्क की काउंसिल हो जाएगी। और वो काउंसिल कब हो रही है? एडी पीरियड में। और तब शुरू होगा ना बुद्ध मूर्ति की पूजा। तो बस ये आंसर पानी की तरह क्लियर हमारा। तो इसमें हमें बुद्ध किस फॉर्म में, कभी चक्र बना है कहीं पे कोई एनिमल बना है, कहीं लोटस बना है। बुद्ध की पूजा सिंबॉलिक, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जो ये गेटवे बना है, इसको अब इस आर्किटेक्चर लैंग्वेज में हम बुलाया करेंगे तोरण। तोरण, तोरण कहेंगे। आज भी हिंदुओं का शादी का मंडप जो बनता है, उसमें जो मेन केले के पत्ते और ये सब लगा के गेट बनाया जाता है, उसे कहते हैं तोरण तैयार करना है। तो ये तोरण होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो तोरण है, इस तोरण पे बहुत कलाकारी की हुई है, आप ध्यान से देखिए। पेड़ बूटे बनाए हुए हैं, छोटे छोटे स्टैच्यू बनाने का प्रयास किया गया है, थोड़े छोटे जानवर बनाए गए हैं, और इनमें इस्तेमाल हुआ है जातक कथाओं से जुड़ी बातों का। उन चीजों के बेसिस पे ये तैयार किए गए। पूरी की पूरी रेलिंग के ऊपर पेड़ बूटे हैं और रेलिंग के ऊपर भी ये सारी चीजें बनाई गई हैं। क्लियर है जी? बस यही था सांची के स्तूप के बारे में इंपॉर्टेंट। इसको आप एक वे में चैत्य भी कह सकते हैं। चैत्य क्यों? क्योंकि इसमें चिता से जुड़ी सामग्रियां हैं, तो इसलिए इन्हें चैत्य कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सांची का चैत्य या सांची का स्तूपा, तो उसमें सारे रूलर क्लियर। आंख बंद करके रूलर अशोका, रिपेयर अग्निमित्र, डेमोलिशन पुष्यमित्र, रेलिंग बैलुस्ट्रेड एंड गेटवे सातवाहना। और 300 से लेके 100 बीसी तक बनने में टाइम लग गया इसको। और इसका गेटवे बनने में और इसकी रेलिंग बनने में आपसे कोई पूछे कि किस वर्ग ने मदद की, किस व्यापारी वर्ग ने, तो आपको आंसर करना है आइवरी वर्कर्स। आइवरी वर्कर्स ने दान दिया था, वो उनका प्लेट मिलती है वहां से। जैसे आज किसी धर्मस्थल पे जाके दान करो तो पौड़ियों पे जगह जगह ना, तो उनकी भी एक प्लेट मिलती है कि आइवरी वर्करों ने मदद की थी। क्लियर है जी? इसके बाद हम इन्हीं बिल्डिंगों में आगे बढ़ते हैं, तो एक जगह आती है अमरावती। अब अगर हम अमरावती की बात करें तो आज आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर जिले। और आपको पता है अमरावती बनेगी नेक्स्ट कैपिटल आंध्र प्रदेश की ना,
तो अमरावती इंपॉर्टेंट जगह है। अमरावती एक विलेज रहा है हिस्टोरिकली, और आपको क्लियर कर दूं, अमरावती एक समय में सातवाहनों की राजधानी है। तो आपको क्वेश्चन आएगा सातवाहनास की कैपिटल अमरावती। अमरावती। तो अब अमरावती में एक स्तूप पाया जाता है, लेकिन वो स्तूप हमें उस स्तूप से जुड़ी छोटे छोटे अलग अलग चीजें मिलती हैं। कॉइन्स में उस स्तूप की कहीं इमेज मिलती है, या कुछ किताबों में या कहीं कहीं पर स्तूप के बारे में पता लगता है। स्तूप अब नहीं बचा, और वो इतना भव्य स्तूप था इसलिए उसका नाम महास्तूप रखा गया था। ये स्तूप भी अशोक के ऑफिसर्स के द्वारा ही बनाया गया था, ये भी उसी समय में बना था। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अमरावती है, यहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार मेनली बाद में हुआ है, जब कनिष्क रूलर का टाइम एक्सपेंड हुआ। जब कनिष्क ने इस एरिया को कंट्रोल करना शुरू किया तो वहां से बुद्धिस्ट फॉलोअर इस एरिया में आके सेटल हुए। अब अगर आप अमरावती के स्तूप को देखेंगे तो वहां पर बुद्ध एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ह्यूमन फॉर्म में बैठे हुए पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अमरावती में बुद्ध प्लेटफॉर्म पे ह्यूमन फॉर्म में बैठे पाए जाते हैं, और अमरावती के स्तूप को महास्तूप कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा महास्तूप कहाँ है? अमरावती में। किसके टाइम पे बनाया? अशोक के टाइम पर। और अब है नहीं है, सरकार ने टारगेट लिया है कि हम एग्जैक्ट वैसा ही स्तूप बनाएंगे, और वो बन ही नहीं रहा उनसे। वो सब स्तूप अब कहाँ बनेंगे? मुद्दे की बात तो इतनी सी है। इसके बाद अब बात करते हैं कुछ और टेक्निक्स की, जिनमें से बात करेंगे ऐहोल की। ऐहोल किनकी राजधानी हुआ करती थी? चालुक्या। ये कौन सा स्टेट होगा? कर्नाटका। नदी इलाका कृष्णा। दोआब रायचूर, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का इलाका। तो इसमें क्या होता है, अब आपको ध्यान से देखना, अब कौन से मंदिर शुरू हो जाएंगे? मोनोलिथिक टेम्पल। अब ये खतरनाक कारीगरी देख देख के यूरोपियन घबराते हैं आज की डेट में भी, कि ये कैसे बनाए होंगे इंडियंस ने, क्योंकि इनका आज दिन तक भी कोई किसी टेक्निक में जस्टिफिकेशन नहीं है कि इस तरह से भी टेम्पल बन सकते हैं। कैसे बनाए जाते थे ये टेम्पल? अगर आप पत्थरों से, ईंटों से टेम्पल बनाए तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ना शुरू करते हैं। इस टेम्पल के लिए बहुत ही तरीके से एक रॉक चुनी जाती थी, एक एक पूरा रॉक, माउंटेन, बोल्डर बड़ा सा। जब उसे अच्छे से चुन लिया तो अब कारीगर बैठ जाते थे ऊपर, उसके छैनी हथौड़ी लेके ऊपर से काटना शुरू करते थे, और ये टॉप से बॉटम आते थे। पूरा मंदिर उसी एक पत्थर से निकाल देते थे। मतलब छांट छांट के छैनी हथौड़ी से सारा रेजिडुअल उतार निकाल देना, अंत में जो दिखेगा वो मंदिर बचेगा। और जो पत्थर काट रहे हैं, बच रहा है, उसका नियर बाई प्रांगण में पड़े छोटे छोटे एनिमल बना दिए नेचुरल पॉस्चर में। कोई गाय है, कोई बैल है, एक भी रेजिडुअल भी वेस्ट नहीं जाने दिया, उसे भी छैनी हथौड़ी से कार्व आउट करके बनाया। इस तरह से ऐहोल में दुर्गा मंदिर पाया जाता है, दुर्गा टेम्पल। अब ऐसा कहते हैं ये दुर्गा टेम्पल नाम है, बट ये दुर्गा को डेडिकेटेड नहीं है। दुर्गा का मतलब क्या होता है? द प्रोटेक्टर। दुर्गा माने दुर्ग, दुर्ग माने द फोर्ट्रेस, द किला, और किला क्या करता है? प्रोटेक्शन। तो माँ दुर्गा का नाम भी इसलिए दुर्गा है ना, दुर्ग, क्योंकि दुर्गा क्या है? महिषासुर मर्दिनी। तो महिषासुर को, जो महिषासुर माने मैसूर, मैसूर का नाम वहां से आता है, तो महिषासुर से। तो वो जो महिषासुर है उसको वो खत्म करके जनता को प्रोटेक्ट कर रही है। दैट्स वाई शी इज अ फोर्ट्रेस, शी इज अ दुर्ग, शी इज अ दुर्गा। तो मुद्दे की बात यह है कि ये एक्चुअली में जो डेडिकेटेड है शायद विष्णु को है, क्योंकि शिव से भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मूर्तियां और प्रेज विष्णु की पाई है। तो गलती नहीं करना, दुर्गा टेम्पल का नाम दुर्गा है। दुर्गा इज अ सिंबॉलिक नेम फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द फोर्ट्रेस। इट इज डेडिकेटेड टू द विष्णु देव। क्वेश्चन कई बार आता है कि दुर्गा टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? आंख बंद करके बंदे के क्या कहते हैं? गॉड इज शक्ति। गॉड इज शक्ति नहीं, लॉर्ड विष्णु। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। क्लियर है जी? मोनोलिथिक है, सिंगल रॉक से ही सारा मंदिर निकाल दिया। और अगर कभी वहां जाने का मौका मिल गया आपको, तो मंदिर की भव्यता देखोगे तो ऐसा मंदिर आज की डेट में ईंटों से भी बनाना पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ यही देख लीजिए नीचे की लेयर्स, ये पिलर्स, ऊपर की बारीकी फोटो नहीं आई इंटरनेट पे देखना। अगर इस बारीकी को देखोगे तो इसकी टॉप लेयर में जितनी छोटी छोटी देवी देवता हैं, छैनी हथौड़ी से बनाने बैठा तो आज 100 साल लग जाएंगे कारीगरों को। तो उन्होंने ये क्या होगा? एक ऐसा पूरा स्क्वायर ब्लॉक होगा माउंटेन का, उसको छांट छांट के काट काट के ये फाइनल बिल्डिंग बता दी। और ये आज भी है, ये तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगी, क्योंकि ये रॉक से ही बना है और रॉक्स को तो कुछ होगा नहीं।
और रॉक्स भी कौन सी है, इग्नियस। तो मुद्दे की बात है कि सेंट्रल इंडिया के नीचे, डेक्कन प्लेट्यू के नीचे भारत में जितने भी मंदिर मोस्टली दिखेंगे रॉक कट होंगे, क्योंकि वहां पे लावा बहुत फूटा था किसी जमाने में, तो वहां पे प्लेट्यूज हैं, तो प्लेट्यू को ही काट के बना देते थे। इसमें इन्हें कई 100 साल लगते थे। तो एक राजा शुरू कराता था, पीढ़ी दर पीढ़ी कमांड देके जाता था इंस्क्रिप्शन में कि कारीगर नहीं रुकने चाहिए। अलग अलग रूलर, दुश्मन भी रूलर आए हैं, उन्होंने भी कारीगर नहीं रोके, काम चलता रहा और फिर ये टेम्पल पूरे हो पाए। तो ये 1 साल का काम नहीं, ये कई 100 साल का काम है। इसलिए इसको किसी एक रूलर को नहीं, इसको डायनेस्टी को एट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे चालुक्य, जैसे पल्लवा, क्योंकि ये चलते ही रहते हैं, बाप बेटा 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 ऐसे करके। ओके, तो ये अपने आप में एक बताता है कि इस तरह का क्राफ्ट वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिक है, क्योंकि ये वहीं होगा जहां प्लेच्यूज होंगे, प्लेच्यू जहां पे इग्नियस रॉक्स लावा फूटा है, और जहां पर रूलर बहुत रिच रहेंगे, क्योंकि इतने लंबे समय तक क्राफ्ट वर्कर को काम पे लगाना ये रिच रूलर्स की निशानी हुआ करती थी। और मैंने आपको बताया था कि अक्सर चालुक्य पल्लव चालुक्यों पे अटैक करते रहते थे, क्योंकि ट्रेडिंग रूट इंपॉर्टेंट था इनका, और यही रीजन है कि ये जो जगह रही होगी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड विजिटर्स की जगह होगी, तो ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी रहा होगा। इसकी वजह से ये इस मंदिर की चढ़ाई भी बहुत होगी किसी समय में, इसको दान बहुत मिलता होगा, वो अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा अब हमें आगे बढ़ना है और हमें पहुंचना है थोड़ा सा ईस्टवर्ड, और अब हम पहुंचेंगे महाबलीपुरम। महाबलीपुरम किन के एरिया में आएगी, कांचीपुरम। कांचीपुरम से जस्ट दूरी पे, ये क्या है, तमिलनाडु। कांचीपुरम माने पुराना कांची, तो हम जाएंगे महाबलीपुरम, और महाबलीपुरम किनका, पल्लवा। तो ऐहोल का टेम्पल दुर्गा टेम्पल, और दुर्गा टेम्पल रिलेटेड टू द चालुक्य। स्टेट कर्नाटका, रिवर कृष्णा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं तभी इतने पंगे ले रहा हूं, कई बार सिर्फ रिवर्स एंड टेम्पल्स, आपको रिवर से टेम्पल मैच करनी है, ठीक है। गौरव बता रहा था ना, इस बार की क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्लाइमेट से, मतलब कि इस सेंचुरी से कौन सी रिवर रिलेट करती है, तो अक्सर टेम्पल को रिवर से रिलेट करने के क्वेश्चन आते हैं। अब क्योंकि कोई हर बार आप देखना टेम्पल नदी के कंढे ही होगा मोस्टली, या समुद्र के कंढे होगा या नदी के कंढे होगा, क्योंकि टेम्पल से ही मैंने आपको बताया था सिटी लाइफ बनती है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो जब पानी नहीं होगा तो सिटी लाइफ किधर से बन जाएगी। तो टेम्पल्स आपको या तो ओशियानिक शोर्स पे नजर आएंगे, अब आप देख लो मथुरा के टेम्पल, आगरा के टेम्पल, यमुना नदी का महत्व देख लेना आप, भारत के सारे किले देख लेना, या तो चोटी पे होंगे, पर्वत की चोटी पे, या नदी के किनारे, या समुद्र के कंढे। ये सारी क्वालिटीज हैं, ये याद रखना। राजस्थान में भी सारे महल अरावली पे ही हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये है महाबलीपुरम के टेम्पल, ये बहुत फेमस है महाबलीपुरम। ये आपका आ जाएगा तमिलनाडु। ये रूलर हैं पल्लवा, और रूलर है बाप बेटा, इनका नाम है महेंद्र वर्मन वन एंड नरसिंह वर्मन। तो ये वर्मन रूलर्स हैं, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन बाप बेटा है, और इन्होंने ये मंदिर बनाया है महाबलीपुरम। ये क्या है, ये पांडवों को रिस्पेक्ट दी है इन्होंने, और पांडवों के जो रथ थे, जो महाभारत तो अब तब नहीं रिलीज हुई होगी ना, इनके बनने का समय क्या रहा है, लिटरली आप मान लीजिए आज से 1500 साल पहले का है ये, और तब तो महाभारत भी नहीं थी, मतलब ऐसे वाली जो हमने देखी टीवी पे। तो तब डिस्क्रिप्शंस थे, तब स्टोरीज थी, उनको सुन के, समझ के, पढ़ के, ऑब्जर्व करके 5 रथ बनाए गए। तो यहाँ पे रथ नजर आते हैं, रथ मतलब स्टोन कट रथ। एक रथ उसको कहते हैं धर्मराज रथ, यानी कि वो युधिष्ठिर का रथ है, और वो सबसे मैग्निफिसेंट है। उसके बाद आता है भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, और द्रौपदी का रथ। तो ये आपको देखना है, ये हैं सारे रथ, नेट पे इमेजेस देखना, ये रथ बनाए हैं। और जब आप इनकी फ्रंट इमेज देखोगे ना, साइड इमेज ली है, आपको रथ महसूस होगा, भव्य रथ। ये फोटो पे छोटा दिखेगा, जब आप उसके सामने खड़े होंगे आप इतने से महसूस होंगे, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म ही इतना ह्यूमंगस है, क्योंकि आपकी हाइट का कोई लेवल नहीं है उसके सामने। और ये सारे रथ जो बनाए हैं, ये पूरा एक ब्लॉक था रॉक का, उन सारे ब्लॉक के बीच में पहले पार्टीशन किया, और अकेला अकेला रथ कार्व आउट किया है, और बगल में रथ के घोड़े भी हैं जो आगे बढ़ेंगे,
और वो रस्सियां भी ऐसे बनाई हैं उसी रॉक कट से, और वो झूलती हुई दिख रही हैं कि जैसे झूल रही हैं, और बगल में जितना रॉक बचा सबके जानवर बना दिए। और अगर उनमें से एक जानवर आज आप कहो कि चौक पे लगाना है बना लो, तो नहीं बन सकता उस लेवल पे, रॉक से काट के। आज तो हम जो बनाते हैं तो फेंस टाइप मटेरियल है ना, गम लगा के जो काले काले रंग के पुतले बना देते हैं, ये अलग चीज है, रॉक से बनाना अलग बात है। तो ये यहाँ के हैं। क्वेश्चन आता है कि महाबलीपुरम के मंदिरों में क्या है, रथ स्टाइल मंदिर। रथ किस किस के हैं क्वेश्चन आता है, भीम रथ है, युधिष्ठिर धर्मराज रथ है, अर्जुन रथ है, उसके बाद नकुल का रथ है, सहदेव का रथ है, द्रौपदी का भी रथ है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी। अब आपको एक चीज बता देता हूं, वैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने करनी थी। जब भी हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं भारत का, इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखना। ये भारत है ना, और ये देखिए इंडिया, इसमें नॉर्थ से सेंटर तक आप आते हैं तो इसको हम कहेंगे नागर स्टाइल, नागरा स्टाइल या नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जैसे ही सेंटर एंड ईस्ट, सेंटर और सेंट्रल ईस्ट का रीजन जो है, इसको कहते हैं बेसर स्टाइल या बेसरा स्टाइल। और जैसे ही सेंटर से, डेक्कन से नीचे साउथ तक, ये द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल। तो जो ऐहोल का मंदिर है ये द्रविडियन स्टाइल का हो रहा, उसमें थोड़ा सा ब्लेंड नागर का है, और जो महाबलीपुरम का है ये भी द्रविडियन स्टाइल का है। क्लियर है जी। तो ये आपको पूछा जाएगा किस स्टाइल के मंदिर है, द्रविड़ स्टाइल के मंदिर। या क्वेश्चन आएगा दक्षिण में कौन से स्टाइल के मंदिर बनते हैं, द्रविड़ स्टाइल के मंदिर। ये कौन से होते हैं, नागर स्टाइल क्या होता है, बेसर स्टाइल क्या होता है, आपको सारा एक दिन समझा देंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। आपको बस मंदिर का वो डिस्क्रिप्शन देंगे एक क्वेश्चन में, और आप स्टाइल बता दोगे उसका। ऐसा एमसीक्यू आएगा कि इस तरह से पगोड़ा बना है, आगे मंडपा बना है, ये वो, ये कौन सा स्टाइल है, तो वो पता लग जाएगा। ठीक है। अब जहां पर इस तरह के मंदिर बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एलुवियल लैंड पे मंदिर नहीं थे, एलुवियल लैंड पे भी मंदिर हैं। यूपी में एक जगह है भित्तर गांव, और भित्तर गांव में एक टेम्पल पाया जाता है। ये भारत में हिंदू धर्म को डिवोटेड ऐसा कहते हैं, शायद अर्लीस्ट टेम्पल है। ये गुप्त काल के दौरान का टेम्पल माना जाता है, और ये ईंटों से ही बना है। ये बेक्ड और मड दोनों ब्रिक से बना हुआ है। अब हुआ क्या करता था, जो मंदिर होता है उसका जो सबसे मेन पोजीशन होती है, जहां पर मेन डीटी को रखना है, चाहे विष्णु, चाहे शिव या शक्ति है, जैसे पार्वती या किसी रूप में पूजते हैं, तो जहां मेन डीटी रखनी है उसको हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह, गर्भगृह। और गर्भगृह को दूर तक लोग देख सकें, इसलिए गर्भगृह के ऊपर आपको क्या नजर आएगा, पूरी तरह से पगोड़ा या पिरामिड। आज भी तो जलंधर में मंदिर आप देखिए ना, हिंदू मंदिर का स्टाइल यही रहेगा ना, आपके सामने ही है, ये स्टाइल रहेगा, है ना, यही रहता है ना टॉप पे इस तरह का, और नीचे देवी देवता रखते हैं। इसको गर्भगृह कहते हैं, सैंक्टम पॉइंट। और उसमें एक खासियत रहती है कि उसमें भी प्रदक्षिणा पथ होता है, चक्कर लगाने का एक स्कोप छोड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही ये जो गर्भगृह होता है, इसके सामने एक बड़ा सा बरांडा होता है, इसे मंडप कहते हैं, मंडपा। आप मंडप में ही बैठ के कीर्तन करते हैं ना सारे, मंदिर में जा मंडप में ही खड़े होकर माथा टेकते हैं। गर्भगृह में तो अब जाने नहीं देते किसी को। आप लोग जब किसी देवी तालाब मंदिर या कहीं भी जाते हैं, तो या कोई भी और कॉलोनी का मंदिर है, सामने जो आंगन है वो मंडप है, और जो उसके आगे है वो गर्भगृह है। तो मंडप आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, शादी का मंडप मत कर देना। मंडप, मंडप वो होता है जिसमें बैठ के आप मेडिटेशन करें, पाठ पूजा करें, रिसाइटेशन करें, कीर्तन करें, भगवान को प्रे करें। और गर्भगृह वो है जहाँ पे आपकी डीटी है, आपके पूजनीय भगवान हैं जिनको आप पूजा कर रहे हैं। तो ये आर्किटेक्चर बाद में बहुत एक्सपेंड हुआ, फिर तो इतने जबरदस्त मंदिर आपको दिखेंगे। आगे जब आ जाएंगे हम 1000 या 1100 के अराउंड, फिर मंदिर नजर आएंगे जैसे जगन्नाथ का पुरी मंदिर। और ये मंदिर ऐसे बने होंगे जैसे रथ, बहुत बड़ा रथ है, जैसे जगन्नाथ से रथ यात्रा निकलती है ना, जगन्नाथ का मंदिर भी रथ की तरह है। और इसीलिए ये शायद कभी चलता था, इसलिए इसे जगन्नाथ मने जुग्गर नॉट, मने जंगर नॉट से, आर्मी का जो वो रहता है टैंक, उसे जुग्गर नॉट कहते हैं। तो जुग्गर नॉट वर्ड से जगन्नाथ आता है, तो जगन्नाथ मंदिर का नाम इसलिए पड़ा। वैसे जगन्नाथ हम विष्णु को कहते हैं। ठीक है,
तो ये मंदिर भी उसी स्टाइल से बना है। तो ऐसा कहते हैं कि मंदिरों को विमान इसलिए कहते थे कि जब हम मंदिर आर्किटेक्चर देखते हैं भारत का, तो यह लगता है